दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में, जहां पे यूपी उत्तर प्रदेश से जुड़ी जितनी परीक्षाएं हैं सबकी तैयारी आपको इस प्लेटफॉर्म पे कराई जाती है। आपको बता दूं कि लाइव क्लासेस हमारी चल रही थी। पर्यावरण पारिस्थितिकी हमारा कल से स्टार्ट हुआ था और मैंने आपको बताया था कि विज्ञान का जो पोर्शन है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का, जिसमें से विज्ञान का हो चुका है, प्रौद्योगिकी बाकी है, तो उसका सोमवार, मंगलवार, बुधवार को और बाकी 4 दिन पर्यावरण पारिस्थितिकी देखेंगे। मैक्सिमम 3 से 6 दिन लगेगा प्रौद्योगिकी समाप्त करने पे। सारे जो क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं वो करवा देंगे। फिर हम पर्यावरण पारिस्थितिकी स्टार्ट करें, मतलब कि जिस तरह चल रहा है इसको 7 दिन करेंगे और बाद में इकोनॉमी जो कि अभी रह गई है उसका एमसीक्यू हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इकोनॉमी का कल हमने फैक्चुअल एक वीडियो दिया था, दूसरा और तीसरा वीडियो 2 और आएंगे, उतना कर लेंगे, पर्याप्त रहेगा। चलिए, हाँ, लाइव क्लासेस अभी दोस्तों कुछ दिन नहीं आएंगी क्योंकि कल बफरिंग बहुत हो रही थी ऑनलाइन, मतलब लाइव में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो 17 के बाद ब्रॉडबैंड लगाने को बोला है। ब्रॉडबैंड लगने से क्या होगा, लाइव आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जैसे क्विज चल रहा था वैसे ही चलेगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट के द्वारा उत्तर दे सकते हैं और अपनी जाँच स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, तो 7-8 दिन आप मैनेज कर लीजिए, उसके बाद लाइव क्विज हमारा स्टार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एशियाई ब्राउन क्लाउड के संदर्भ में निम्न कथनों पर का अध्ययन करते हुए सत्य कथनों का चयन करें। तो एशियाई ब्राउन क्लाउड, देखिए, एक प्रकार का प्रदूषण होता है, प्रदूषण नुमा परत होती है, धूल, धुएं, एरोसॉल, इनकी एक परत होती है जो अक्सर किन्हीं कारणों से बादलों से चिपक कर जम जाया करती है। ये अक्सर ठंडी के मौसम में होता है। ये अक्सर ठंडी के मौसम में होता है कि बादल जो होते हैं उसमें ये चिपक जाते हैं और एक परत का निर्माण कर लेते हैं और काफ़ी इनसे जो जलवायु है उस और पर्यावरण को काफ़ी संकट उत्पन्न होता है। आपने सुना होगा दिल्ली में पुआल जलाने की वजह से जो हरियाणा पंजाब में जलाए जाते हैं, जो फसलें जलाई जाती हैं, उनके जो अवशिष्ट जलाए जाते हैं, सॉरी, और जो धुएं उठते हैं उससे एक प्रदूषण की परत, मोटी परत जम जाती है, जिससे काफ़ी प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैल जाता है दिल्ली में, जो एक संकट का विषय हो जाता है। और पिछले वर्ष तो इतना संकट हो गया था कि बच्चे जो है मुंह में मास्क लगाकर स्कूल जाया करते थे, इवन स्कूल भी बंद करने की बात हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इस पर चिंता व्यक्त की थी और पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में काफ़ी जुबानी जंग भी इसके संदर्भ में हुई थी। तो एशियाई ब्राउन क्लाउड के संदर्भ में निम्न कथनों का अध्ययन करते हुए सत्य कथनों का चयन करें। यहाँ संपूर्ण एशिया में ग्रीष्म ऋतु में विस्तृत मेघ है, गलत है। संपूर्ण एशिया में नहीं, दक्षिण एशिया, भारत सहित ये पूर्वी चीन तक के ये जो है एशियाई ब्राउन क्लाउड फैलता है। यहाँ पर ज़्यादा आबादी पाई जाती है, ज़्यादा यहाँ प्रदूषण के माध्यम हैं, स्रोत हैं, यहाँ पर फसलें बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं, तो फसलों के से निर्मुक्त धुएं, उनको जलाने से, जो अवशिष्ट को जलाने से धुएं निर्मुक्त होते हैं, प्रदूषण से जो एरोसॉल बनता है, और इसके अलावा जलाने, जैसे कि अवशिष्ट जलाने से धुएं के अलावा जो फसलों से धूल वगैरह उड़ती है और अन्य कारणों से जो धूल उड़ती है, तमाम तरह की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, संसाधनों का दोहन चलता रहता है, कई कारण हैं। उससे क्या होता है, एशियाई ब्राउन क्लाउड का निर्माण होता है और ये पर्यावरण को काफ़ी क्षति पहुंचाने वाली बात होती है। कहा जाता है कि भारतीय मानसून से लेकर के अन्य जो इस एरिया में जो जलवायु संकट है उसमें काफ़ी भूमिका है इसकी भी, और इसका जो प्रमुख कारक है कृषि गतिविधियां हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है, संपूर्ण एशिया नहीं बल्कि दक्षिण एशिया और जो पूर्वी चीन है इसके मध्य पूरा फैला हुआ है, एशियाई ब्राउन क्लाउड कहते हैं इसको, और कृषि गतिविधियां इसका एक प्रमुख अंग है। ये सही है, पहला गलत, दूसरा सही। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, तो सूर्य के प्रकाश से सबसे पहले जो उत्पादक हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, ये बनाते हैं भोजन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, जिसमें इनको आवश्यकता किस चीज़ की पड़ती है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सूर्य के प्रकाश के साथ ग्रहण करके ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, भोजन बनाते हैं और कार्बन का स्थिरीकरण करते हैं। किसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में।
ठीक, कार्बन का स्थिरीकरण करते हैं। उसके बाद इसको उपभोक्ता जब ये पूरे खाद्य श्रृंखला में जाती है तो अंततः कार्बन निर्मुक्त हो जाती है। तो कार्बन चक्र में जो है प्रकाश का सीधे संचलन होता है। सी इसका उत्तर होगा, कार्बन चक्र। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? ये आया हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, एग्जाम्स के लिए आपके। वर्ष 2008 में एक विस्तृत क्रिया योजना भारत ने जलवायु परिवर्तन पर प्रकाशित की। कब? वर्ष 2008 में। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना का प्रकाशन वर्ष 2008 में किया गया। इसके अंतर्गत निर्वाह योग्य विकास हेतु भारत के दृष्टिकोण व उन कदमों को शामिल किया गया जो उसे प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वयन हेतु उठाना चाहिए। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप अनअकैडमी पे पूरी पढ़ाई करना चाहते हैं कोई कोर्स की, जिससे आपको BEO का कोई कोर्स करना है, तो वहाँ पर आपको प्लस क्लासेज, आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे तो आपको वहाँ पर प्लस क्लास का एक मिलेगा ऑप्शन। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको पेड क्लासेस वहाँ कुछ मिलेंगी, कुछ पैसे आपको पेड करने होंगे। आप ये याद रखिएगा, UD10, ये जब आप रेफरल कोड वहाँ पे पूछेगा, यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ 10% डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स में। तो UD10 याद रखिएगा, ये रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं और वहाँ पे वर्ष भर या 2 वर्ष के लिए या जो भी दी गई अवधि है जिसमें आपको ज्वाइन करना है उसमें पूरा कोर्स का लाभ ले सकते हैं। विस्तृत कोर्स होता है, व्यापक कोर्स होता है, ठीक है। उसमें कंप्लीट आपको स्टडी कराई जाती है जिस तरह से स्टडी होनी चाहिए, अर्थात PDF, टेस्ट, वीडियो, इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन, क्विज, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा उसके जवाब वहाँ पे दिए जाएंगे। तो एक अच्छा प्रोग्राम रहता है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव, UD10 याद रखिएगा आप, रेफरल कोड, ताकि मैं भी वहाँ पर आपकी हेल्प कर सकूँ। खाद्य श्रृंखला में मानव है, फूड चेन में मानव क्या है? एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीयक उपभोक्ता है, या प्राथमिक तथा द्वितीयक? अच्छा प्रश्न है। देखिए, खाद्य श्रृंखला में मानव सब कुछ खाता है, सर्वाहारी है, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि खुद को खा जाए इंसान तो इंसान से बड़ा जानवर तो कोई होता नहीं है, ठीक है। कहना बहुत ही, चूँकि हम एक मानव हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य के रूप में ये कहना बड़ा कड़वा है, लेकिन यही सत्य है। तो खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं, अर्थात सिर्फ शाक वगैरह खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। तो मानव जो है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। ये क्या खाता है? ये शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। BD इसका उत्तर होगा। किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिससे होकर ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है। ये तो हमने आपको बताया था, 10% का रूल बताया था आपको कि ये 10% संचित हो जाता है जैवभार के रूप में, ठीक है। तो ऊर्जा लगातार जो है खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर पर कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो रणनीति है दोस्तों, राष्ट्रीय पार्क है। एक वीडियो हमने जैव मंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क और जंगली जंतु अभ्यारण्य या जैव अभ्यारण्य, इन सब में अंतर आपको बताया था क्या होता है। तो राष्ट्रीय पार्क चूँकि यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ बिल्कुल प्रतिबंधित होती हैं एक प्रकार से, तो इसलिए ये जैव विविधता संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है। बाकी सब में थोड़ी बहुत अनुमति होती है कुछ शर्तों के साथ, लेकिन राष्ट्रीय पार्क में लगभग पूर्णतः प्रतिबंधित होता है जो मानवीय गतिविधियाँ होती हैं, व्यापारिक गतिविधियाँ, अन्य गतिविधियाँ होती हैं। इसलिए राष्ट्रीय पार्क इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये, अक्सर आप सोच में पड़ जाएंगे जब ये आएगा तो, ठीक, क्योंकि आपका दिमाग जाएगा वानस्पतिक उद्यान में। वानस्पतिक उद्यान चूँकि ये ex-situ संरक्षण है, तो ex-situ संरक्षण में, बाह्य स्थानीय संरक्षण में तो उन्हीं प्रजातियों को रखा जाता है लगभग जो विलुप्त की कगार पे होती हैं या जिनके विलुप्त होने का खतरा होता है। इनके प्रजातियों को बचाने के लिए यह कार्य किया जाता है, या फिर अपने ही जो निवास स्थल है, आवास स्थल है, वहाँ पे इनका रहना बड़ा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, विकट हो जाता है, तो इनको बाह्य स्थान में
सुरक्षित रखा जाता है। ये है, लेकिन व्यापक रूप से देखा जाए तो राष्ट्रीय पार्क है जो कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। जैव विविधता में सभी चीज़ें आती हैं, जैव विविधता में आपके जंतु, वनस्पति सब आ जाते हैं। इसलिए जब आप व्यापक रूप से विश्लेषण करेंगे तो आपको राष्ट्रीय पार्क ही ये उत्तर आपको अप्रोप्रिएट लगेगा और यही इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? देखिए, प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक में अंतर क्या होता है? प्राथमिक प्रदूषक मतलब जैसे आपके गाड़ी का धुआं है जो निकलता है मोटरसाइकिल्स वगैरह से, तो क्या है, डायरेक्ट जो है प्रदूषण फैला रहा है। उसमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड या अन्य गैसें निकल रही हैं वो खुद प्रदूषण फैला रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रदूषक होते हैं जो कई प्रदूषकों के मिलने से या फिर कई पदार्थों का उसमें जब मिलन होता है तब वो प्रदूषण उत्पन्न करती हैं, तो उनको द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक प्रदूषक। तो सल्फर डाइऑक्साइड तो ये प्राथमिक प्रदूषक है, ठीक है, ये खुद ही निकलता है स्रोत से और डायरेक्ट ये प्रदूषण फैलाना शुरू कर देता है। लेकिन PAN, स्मॉग, ओजोन, ये सब क्या है? द्वितीयक प्रदूषक हैं, ठीक है। ये अपने आप से प्रदूषण नहीं फैलाते बल्कि कई चीज़ों से मिलकर बनते हैं। जैसे ओजोन है तो यह ऑक्सीजन के 2 अणुओं और प्लस 1 अणु से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये जो है प्रदूषण ओजोन जो है फैलाता है, स्मॉग फैलाता है, PAN फैलाता है। ओजोन के बारे में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अरे ये प्रदूषण कैसे फैला सकता है, तो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो आपको बता दूं कि जो मानव निर्मित ओजोन होता है जो कि हमारे क्षोभ मंडल में ही विद्यमान रहता है, वो प्रदूषक की भांति कार्य करता है, जबकि जो समताप मंडल में ओजोन की परत होती है, लेयर होती है, वो प्रदूषक नहीं बल्कि जीवन रक्षक का कार्य करती है। तो ओजोन एक ऐसा आपका जो है ओजोन की जो भूमिका है वो जीवन रक्षक के रूप में है जब वो समताप मंडल में है, और ये जीवन भक्षक के रूप में है जब ये जमीन पर है। तो इसका जो उत्तर होगा, द्वितीय प्रदूषक नहीं है तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब प्राथमिक प्रदूषक हैं, डायरेक्ट स्रोतों से निकलकर प्रदूषण फैलाते हैं। एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु या एक व्यक्तिगत जाति और वातावरण से उसके संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, ये व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत लग गया तो स्वयं पारिस्थितिकी संबंधित है, ठीक है ना। एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु या एक व्यक्तिगत जाति और वातावरण से उसके संबंधों प्रभावों के अध्ययन को स्वयं पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक। ए इसका उत्तर होगा, पूछा गया प्रश्न है। स्वयं पारिस्थितिकी में जंतु या एक व्यक्तिगत जाति और वातावरण के संबंधों और प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। समुदाय पारिस्थितिकी में एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप और जंतु समुदायों के व्यवहार, उनके वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आबादी पारिस्थितिकी में किसी स्थान पर एक ही जाति के पादप अथवा जंतु के संपूर्ण सदस्यों द्वारा निर्मित आबादी तथा इसके संबंधों पर प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो ये तीनों में अंतर है, सूक्ष्म अंतर है, समझिएगा। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो धान का पौधा नाइट्रोजन को, देखिए अन्य जो महत्वपूर्ण जितने भी अधिकांश पौधे हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। लेकिन धान का पौधा आपको रेयर ऐसा पौधा मिलेगा जो नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है, ठीक। अंतर है, ये बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, समझिएगा इस चीज़ को। ये महत्वपूर्ण दिवस हैं और किस दिन मनाए जाते हैं, ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल बिल्कुल सही है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता है, 16 सितंबर को ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया था। इसी उपलक्ष्य में ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस ये 21 नवंबर गलत है, 5 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 5 जून को ही UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मैंने कल जिक्र किया था, उसकी स्थापना हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस उसी उपलक्ष्य में 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 5 जून 1972 को स्थापना हुई थी इसकी। अब आपको ये बता दूं कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, याद रखिएगा ये विश्व पर्यावरण दिवस है। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये
आपसे कभी विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस में कंफ्यूजन हो सकती है। नीलगिरी तहर का विचरण स्थल है। नीलगिरी तहर का विचरण स्थल कहाँ है, कहाँ विचरित होता है ये? तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु का आपको बता दूं नीलगिरी तहर ये पशु है एक, जो कि तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु भी है। तो पूछ सकता है कभी, तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? नीलगिरी तहर है। तो ये कहाँ पाया जाता है? इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। ठीक है, नीलगिरी कहाँ पर विस्तृत है? 3 राज्यों में विस्तृत है। कहाँ कहाँ? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में। तो ये जो है, अच्छा हाँ, नीलगिरी के बारे में जानते रहिए कि ये पश्चिमी घाट और पूर्वी भाग का मिलन स्थल है। दोनों को, या आप कह सकते हैं दोनों को विभाजित करता है, ये इनका मिलन स्थल है पश्चिमी और पूर्वी घाट का। तो इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में नीलगिरी तहर पाया जाता है सबसे ज़्यादा, यहीं पर विख्यात है। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है। यह इरावली या इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये आदिमाली वन, साइलेंट वैली जो कि केरला में है, और मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में मिलते हैं। इसे भारतीय वन्यजीव अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित सूची में भी रखा गया है। ये विभिन्न जो है अभ्यारण्य, बाघ रिजर्व हैं और राज्य किससे संबंधित हैं? तो बांदीपुर ये तो कर्नाटक में है, 3 हो गया इसका। मानस असम में है तो 1 हो गया। नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश में 2 हो गया। सिमलीपाल उड़ीसा में है, 4 हो गया। 3 1 2 4, 3 1 2 4, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। जंतुओं एवं पेड़ पौधों की सर्वाधिक विविधता किस वन में पाई जाती है? तो जंतुओं और पेड़ पौधों की सर्वाधिक विविधता जो पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में पाई जाती है। देखिए, जैव विविधता एक बार पूछा गया था कि जैव विविधता, शायद 2018 के एग्जाम में था वो प्रश्न, या 17 में, याद नहीं आ रहा है। उसमें पूछा गया था कि जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, और ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन या वर्षावन दिया ही था, और एक ऑप्शन था आपके कोरल रीफ का। ठीक है, तो आयोग ने दोनों आंसर सही माने थे, दोनों उत्तर सही माने थे। देखिए, अभी तक जितने कोरलों की खोज हुई है उसमें 10 लाख से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। तो प्रजाति विविधता और प्रजाति की संख्या में अंतर होता है, याद रखिएगा। जैसे कि आपको मैं अंतर समझा देता हूँ। जैसे कि ये 2 कमरे हैं, ये 2 कमरे हैं, और यहाँ पे एक ही कमरे में 50 बंदर हैं। कितने? 50 बंदर हैं। और दूसरा कमरा, यहाँ पे एक बंदर है, एक भालू है, एक शेर है, एक सियार है। तो अगर पूछा जाए कि यहाँ पर प्रजातिगत विविधता कहाँ पे ज़्यादा है, तो कहाँ ज़्यादा होगी विविधता? इस वाले में ज़्यादा होगी। ए वाले में विविधता कुछ है ही नहीं। विविधता मतलब विविध प्रकार के। ठीक, अर्थ समझिए, यहाँ जातिगत विविधता इसके मामले में बहुत कम है, और यहाँ पर जातिगत विविधता बहुत ज़्यादा है। तो आपको मैं बता दूं कि जो कोरल रीफ हैं उनकी जो विविधता है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों से कहीं अधिक है। ओके, तो जब भी आएगा दोबारा अगर प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर आपका कोरल रीफ ही होगा। हालांकि आयोग ने किसी कारणवश वो अपनी भूल को सुधारने के लिए, या जो भी हो, मामला रफा दफा करने के लिए उन्होंने दोनों को उत्तर मान लिया था, लेकिन कोरल रीफ उसका उत्तर होगा। सतत्व इसका फिलहाल उत्तर जो है, क्योंकि यहाँ कोरल रीफ है नहीं, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। फिर सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखती है? तो सतत व स्थायी विकास, जिसको रुको और चलो भी कहते हैं, अर्थात आपको जहाँ पर ये हो कि संसाधनों का उचित दोहन होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी चीज़ें बाकी रहें। तो एक प्रकार से ये मोटा इसकी अवधारणा है सतत विकास या संधारणीय विकास की। ठीक है, तो हमको विकास करना है, लेकिन उतना ही विकास करना है, उतना ही संसाधनों का दोहन करना है कि आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ उठा सके। यही स्थायी विकास है या सतत विकास की संकल्पना है, जो कि नवनियतवादी अवधारणा से मेल खाती है, इससे संबंध रखती है। ठीक है, नवनियतवादी अवधारणा से। टिकाऊ या शाश्वत विकास नवनियतवादी अवधारणा संबंधित है। यह रुको और जाओ सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर ने प्रतिपादित किया था, और यह सबसे पहले वैश्विक स्तर पर अपनाया गया था। किसमें? 1992 में, जो
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, वो सतत विकास सम्मेलन पर ही केंद्रित था। इसका जो प्रतिपादन जो किया था नवनियतवादी अवधारणा का किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने किया था। सर्वप्रथम पारिस्की स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? कल हम पारिस्की स्तूप या पारिस्की पिरामिड जिसको बोलते हैं उसकी बात कर रहे थे कि 3 तरह के होते हैं ऊर्जा, और ऊर्जा का तो हमेशा सीधा रहता है, जैव भार और जैव संख्या का। तो कल हमने चर्चा की थी इस पे। किसने दिया था ये परिकल्पना, किसने प्रस्तुत की थी? इसका जो उत्तर हो जाएगा सी, चार्ल्स एल्टन हो जाएगा। ओके, पारिस्की स्तूप का विचार 1927 ईस्वी में चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तुत किया। किसी पारिस्की तंत्र के उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों की संख्या, जीव भार और संचित ऊर्जा में परस्पर संबंध होता है, जिसे चित्रीय रूप में दिखाया जाता है इस तरह से। ठीक है, या इस तरह से होगा या फिर उल्टा होगा तो इस तरह से होगा। सॉरी, ये मैंने दोनों एक ही बता दिया। सीधा होगा तो इस तरह होगा, उल्टा होगा तो ये इस तरह होगा, इस तरह, ये उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होता है, नीचे वाला जो पोर्शन होता है, चाहे वो बिंदुगत हो, चाहे वो बड़ा सा हो, सबसे बड़ी भुजा हो, ये यहाँ पर सबसे पहले आते हैं कौन? प्रथम स्तर जिसको कहते हैं, उत्पादक आते हैं। ठीक, उसके बाद फिर उपभोक्ता आते जाते हैं। तो इस तरह से ये श्रृंखला बनती है। तो सभी श्रृंखलाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं, क्योंकि उत्पादकों का जो भक्षण करते हैं प्राथमिक उत्पादक करते हैं, प्राथमिक उत्पादकों का भक्षण द्वितीयक उत्पादक करते हैं। एक उदाहरण भी हमने आपको कल दिया था, तो आपको समझ में आया होगा। तो चार्ल्स एल्टन ने यह संकल्पना प्रस्तुत की थी। यह 3 प्रकार का होता है, जीव संख्या का स्तूप, जीव भार का स्तूप और ऊर्जा का स्तूप या पिरामिड। आगे बढ़ेंगे। भारत में कितने होप स्पॉट हैं? होप स्पॉट क्या होता है? देखिए, एक होता है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट जो जैव विविधता से समृद्ध स्थल होते हैं, लेकिन उन जीवों को या जैव विविधता को किसी न किसी प्रकार से संकट आसन्न रहे, मतलब यहाँ पर कभी संकट उत्पन्न हो सकता है इनके आवास को, तो ऐसे स्थानों को जैव विविधता का हॉट स्पॉट बोलते हैं। इसी तरह समुद्री क्षेत्र को और संसाधनों को संरक्षित करने के लिए जो संकल्पना है उसको होप स्पॉट कहते हैं। तो होप स्पॉट विश्व में लगभग 50 हैं, उससे अधिक हैं। भारत में 2 होप स्पॉट जो है चिन्हित किए गए हैं समुद्री, जिनको हॉट स्पॉट बोलते हैं। ये हैं कौन? 2 हैं, एक अंडमान है और दूसरा है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो भारत में 2 चिन्हित किए गए हैं। होप स्पॉट की संकल्पना समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा संबंधित है, जो समुद्र में स्थित अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित करता है। इस अवधारणा के जनक अमेरिकी समुद्री विज्ञानी सिल्विया अर्ल को माना जाता है। महत्वपूर्ण है सिल्विया अर्ल। विश्व में होप स्पॉट की संख्या लगभग 50 या उससे अधिक होगी, जबकि भारत में 2 होप स्पॉट हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करना है। ये हॉट स्पॉट की बात मैं जो भी कह रहा था। तो भारत में पूछ रहा है, अच्छा जैव विविधता का हॉट स्पॉट कौन कौन सा है? तो इसमें से पूर्वी हिमालय, मात्र एक ही उत्तर होगा। देखिए, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, जो पूर्वी हिमालय के भाग हैं वो, और जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है, भारत में जैव विविधता के महत्वपूर्ण जो ये 2 हॉट स्पॉट हैं। बाकी के ये हॉट स्पॉट में नहीं आते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ओनली 1, एक इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1। खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पायतंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? तो जीव कहलाते हैं कौन से? अपघटक जीव, सॉरी अपघटक, जो अपघटन करते हैं और जो पदार्थों को निर्मुक्त करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? वो कौन कौन से होते हैं? जीवाणु और कवक होते हैं। विषाणु की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है अपघटन में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी और सी। ठीक है, डी, बी और सी इसका उत्तर हो जाएगा। अपघटक के वे जीवी घटक होते हैं जो उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा उनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं वो टूटकर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, कैल्शियम लवण में अपघटित हो जाते हैं। अपघटक जीव के अंतर्गत मृतोपजीवी घटक तथा जीवाणु आते हैं।
ठीक है, जिसमें कवक आदि भी आते हैं और जीवाणु, विषाणु इसमें सम्मिलित नहीं है। इनका भू जैव रासायनिक चक्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है अपघटकों का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? तो ये लगभग सभी पाए जाते हैं। आर्सेनिक प्रदूषण आपने सुना ही होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। हालांकि ये कई स्थानों पे, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ ज़्यादा ही घातक रूप में है। और फ्लोराइड, यूरेनियम, ये तीनों ही पाए जाते हैं प्रदूषक के रूप में। उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।